हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेशन की तरह ही करो, है ना। इसको एक टेस्ट समझ लो, प्रैक्टिस सेशन समझ लो। हर क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करो, हो जाता है तो आंसर मैच कर लो, नहीं होता है तो सोल्यूशन देख लो, है ना। आंसर ज़रूर मैच करना, क्योंकि कई बच्चे ना इजी क्वेश्चन समझ के, जैसे इसको कुछ मेरे भाई बहन हैं बड़ा इजी समझते हैं। वो कहते हैं भैया हमें पता है कि ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं और इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहते हैं तो लड्डू क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होगा भाई, कुछ तो ट्विस्ट होगा ना, तभी तो करा रहा हूँ, है कि नहीं। तो अगर आपको ऐसे ही आता है तो सोल्यूशन ज़रूर देखें, हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मैच करें। ठीक है, करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। तो 1 को हमने क्या किया, 1 को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन 2x है इसको हम लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, है ना। साइन 2a की आइडेंटिटी 2 साइन है कॉस है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिख दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख दो। अब कोई बच्चा ये लिख देता है, कोई ये लिख देता है, आंसर उनका अलग अलग आ जाता है, जबकि डेफिनेट में आंसर तो सेम आना चाहिए। अब जिसको स्क्वायर रूट के बारे में ठीक से पता होगा ना, वो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, उसका आंसर सही आएगा। तो थोड़ा सा आपको ज्ञान देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ भी लिख लो, इसको चाहे आप साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर लिख लो या कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर, बात एक ही पड़ेगी, आंसर सेम ही आने वाला है। अभी दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आपको स्क्वायर रूट की जानकारी देता हूँ पहले थोड़ी सी। कभी भी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर दिखे आपको तो इसको मॉड एक्स लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? मॉड एक्स। इसको एक्स नहीं लिखना, इसको माइनस एक्स भी नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब तक हमें एक्स के बारे में नहीं पता होगा एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ना ही हम प्लस एक्स लिख सकते हैं, ना ही हम माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखा करो मॉड एक्स। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि हमें पता है मॉड एक्स जो है वो क्या करता है, आउटपुट क्या देता है, एक्स देता है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है। और ये आउटपुट क्या देता है, नेगेटिव एक्स देता है व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो एक माइनस का साइन लगा देता है ताकि पॉजिटिव हो जाए, और अगर ये वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है तो ठीक ही है ना। मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव करना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। यानी इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है भाइयों। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लिखेंगे। अब आपको पता है मॉड है तो भैया मॉड हटा के ही इंटीग्रेशन होगी, बिना मॉड हटाए इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकती। मॉड को रीडिफाइन करना आता है ना, कोई भी मॉड फंक्शन है उसको रीडिफाइन कैसे किया जाता है, उसको f(x) लिखते हैं अगर f(x) की वैल्यू 0 है या उससे ज़्यादा है। सही बात है। और उसको नेगेटिव ऑफ f(x) लिखते हैं अगर f(x) की वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे ही होता है ना मॉड फंक्शन रीडिफाइन। तो अब जैसे हमारे पास है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको एज इट इज़ फंक्शन को, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना चाहिए अगर हमारा जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना चाहिए अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी 0 से छोटी है। ठीक है ना, क्लियर है ना भाई। भाई सिंपल है ना। मॉड फंक्शन कैसे रीडिफाइन किया जाता है, मॉड का काम है पॉजिटिव आउटपुट देना।
तो अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पहले से ही ज़ीरो है या पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज़ बाहर फेंक देता है उसको। लेकिन अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है, उसके आगे एक माइनस का साइन लगाता है ताकि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। देखो ना, मॉड के अंदर 2 लिखा है तो मॉड एज इट इज़ बाहर फेंकेगा उसको, सही बात है। मॉड के अंदर अगर 0 लिखा है तो एज इट इज़ बाहर फेंकेगा, है ना। तो यानी 0 या उससे बड़ी वैल्यू है तो एज इट इज़ बाहर फेंक देता है, कोई भी उसमें पंगे नहीं लेता मॉड, है ना। लेकिन अगर मॉड के अंदर ऐसे नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो मॉड क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू के आगे एक माइनस का साइन और लगाता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो वही कह रहा हूँ, मॉड के अंदर जो फंक्शन है अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड उसके बाहर एक माइनस का साइन लगा देता है ताकि वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, मॉड के अंदर ये जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है, 0 है या उससे बड़ी है तो एज इट इज़ बाहर आएगी। अगर 0 से छोटी है तो क्या होगा, इसके बाहर एक माइनस का साइन लग जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब करते हैं काम की बात। अब आपको पता है 0 से π/2 तक आपको इसको करना है। अब 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखोगे ना मित्रों, ध्यान से, आपको ग्राफ आता है sin x cos x का, या आपको वैल्यूज़ पता है तो आपको पता होगा कि भैया 0 से π/4 तक sin x की वैल्यू cos x से ज़्यादा नहीं होती। cos x बड़ा होता है। क्या होता है, cos x बड़ा होता है 0 से 45 तक। आपको ग्राफ दिखाता हूँ, देखो देखो, ये cos का ग्राफ होता है ना। ये किसका ग्राफ है, cos का, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक cos x क्या होता है, cos x की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, 1, और फिर कम होते होते क्या 90 पे क्या हो जाती है, 0। और sin x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो यूँ बनता है ना। sin x की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है और 90 डिग्री पे 1 होती है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है π/4। यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं ना। तो 0 से π/4 तक अगर आप देखो तो cos की कर्व ऊपर है, sin की कर्व नीचे है, यानी cos की वैल्यू ज़्यादा होती है, cos बड़ा होता है। और π/4 से π/2 तक देखोगे तो sin बड़ा होता है, सही है ना। तो 0 से 45 तक कौन बड़ा होता है, cos। तो cos अगर बड़ा है, sin अगर छोटा है, तो मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है। और ये वैल्यू नेगेटिव है यानी 0 से छोटी है, तो मेरे को मॉड ऑफ दिस की जगह क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव ऑफ sin x माइनस cos x, है ना। या फिर यूँ कह सकता हूँ cos माइनस साइन। समझ गए ना क्या किया है, कि भैया हमें पता है 0 से 45 तक cos जो है वो sin से बड़ा होता है। sin में से cos माइनस करूँगा, नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि cos बड़ा है, cos बड़ा है ना। नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो क्या करना है, मॉड को बाहर एक माइनस का साइन लगाना है। इसको वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos माइनस साइन ही तो हो जाएगा। या फिर आप यूँ भी देख लो, अब ये अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 0 से 45 तक cos बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो cos माइनस साइन पॉजिटिव ही तो आएगा। तो मॉड पॉजिटिव आउटपुट ही तो देता है, सही बात है। और π/4 से π/2 तक अगर बात करेंगे तो ये sin x माइनस cos x ही रहेगा, है ना। क्योंकि π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है, cos छोटा होता है, रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दोनों ही सूरत में रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है ना। मॉड का यही तो काम है, पॉजिटिव रिजल्ट देना, ठीक है ना। तो ये है कहानी भाई। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। देखो आपको पता होगा 0 डिग्री पे cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, है ना। फिर उसके बाद cos 45 और sin 45 इक्वल होते हैं 1/√2, है ना, दोनों। और फिर 90 पे जब जाते हैं तो cos 90 क्या होता है 0, और sin 90 भी क्या होता है, sin 90 1 होता है ना। तो अगर आप cos की जर्नी देखो, है ना, 1 से 0 की तरफ जा रही है। शुरू में cos 1 था, फिर कम होते होते वो 1/√2 पे पहुंचा। sin 0 था, बढ़ते बढ़ते 1/√2 पे पहुंचा। तो cos 1 से 1/√2 जा रहा है, कम हो रहा है। sin 0 से 1/√2 जा रहा है, बढ़ रहा है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, दिख रहा है ना, cos बड़ा है यहाँ पे। देखो cos 1 है और sin 0 है, इक्वल हो जाएंगे 45 पे। उसके बाद क्या होगा, cos छोटा हो गया और sin बड़ा हो गया, ठीक है ना। कैसे भी देख सकते हो। तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही देंगे कि नहीं। पेपर में इसको पहले लिख देना, इसको पहले लिखना, फिर ये वाली लाइन लिखना। अब इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन तो इसकी लड्डू है। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे भाइयों, sin x, और sin की क्या होती है माइनस cos x। तो प्लस हो गया ये 0 से π/4।
फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है अब, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस, और कॉस की इंटीग्रेशन तो साइन ही होती है, π/2 से π/4 से π/2। ये पता नहीं क्या यार डिस्टर्बेंस आ रही है भाई, कुछ आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ठक 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 ठक, पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ा मैनेज कर लो भाई आज की वीडियो में यार, ये आस पड़ोस में थोड़ा शोर हो रहा है लग रहा है। चलो अपर लिमिट पुट करी, साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2 है ना, π/4 डाल दिया ना दोनों की जगह। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़ीरो लिमिट पुट ही नहीं करते भाई, कर देना भाई, ये थोड़ी है ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। अब ज़ीरो पुट करेंगे, साइन 0 0, कॉस 0 तो 1 होता है ना, तो 0 + 1। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, कॉस 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे अब यहाँ पे π/4, तो कॉस π/4 भी 1/√2, साइन π/4 भी 1/√2, ठीक है ना, सिंपल। तो ये क्या हो गया मेरे भाइयों, ये हो गया 2/√2 -1 हो गया ये, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया -1, और ये भी 2/√2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो 2/√2 हो गया ये भी। तो ये आ गया 4/√2 -2, सही है ना। चाहे तो इसको √2 को रैशनलाइज कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको रैशनलाइज किया हमने तो 4√2/2 -2, 2 से काट देते हैं इसको, सही है, तो 2√2 -2 आ गया आंसर। देख लें, ये हो गया है ना, डी आंसर हो गया। बढ़ते आगे, तो ये है भाई सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया जाए देखते हैं, इसको अलग अलग लिख लूँ दोनों के नीचे, x के नीचे 1 + cos x को अलग लिख दिया, साइन x के नीचे 1 + cos x को अलग लिख दिया, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकता ना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव नीचे है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर होता तो सब्स्टिट्यूशन करता। तो मैंने क्या करा, x के नीचे अलग लिख दिया इसको, साइन के नीचे भी अलग लिख दिया, अलग अलग इंटीग्रल्स ले लेता हूँ ये, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी पता होगी, 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos² x/2, ठीक है। साइन x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। आइडेंटिटीज़ का खेल है भाई, आइडेंटिटीज़ नहीं पता होंगी तो दिक्कत तो होगी, सही है। ये जो 1 + cos x है इसको लिख दिया 2 cos² x/2, तो भाई cos से स्क्वायर ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, तो ये क्या हो गया, x/2, ये जो cos स्क्वायर है 1/cos होता है sec है ना, तो ये sec² x/2 हो गया, और प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ ना बाय पार्ट्स, सेम ये मिल जाएगा, कट जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, करने को कर भी दो, सीधा आइडेंटिटी लगानी है, बट वो कट जाएगा, मुझे दिख रहा है। देखो इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ बाय पार्ट्स, ठीक है। I8 के अकॉर्डिंग जो अलजेब्रा है उसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी x/2, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन sec² थीटा की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा, है ना, और नीचे इसका डेरिवेटिव भी लगाएंगे, है ना, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस x/2 का डेरिवेटिव 1/2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई tan x/2, फिर से वही x/2 का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, ठीक है, 1/2, और प्लस ये tan x/2 है ही एज इट इज़, जो ये वाला है इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, अब आपको ये पूरी इंटीग्रल सेम दिख रही होगी, है ना, कट जाएगा ना पूरा का पूरा ही, पूरा इंटीग्रल कट जाएगा ये, इधर ये 2 से 2 कट गया, बस हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया x × tan x/2 प्लस c, ख़त्म, डी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो पावर ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो आप लॉन्ग डिवीज़न भी कर सकते हो,
बाकी मैं तो अवॉइड ही करता हूँ उसको, तो एक तरीका ही है कि थोड़ा सा जुगाड़ लगा दो, +-1 कर लो ऊपर नीचे। क्या करो, +-1, ठीक है। उससे क्या होगा, इसको अलग अलग लिख लेंगे है ना, दोनों के नीचे कि जो x³ + 1 था ये अलग ले लिया और माइनस वाला 1 अलग ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें a³ + b³ की आइडेंटिटी लग जाएगी ना, सही है। क्या होती है a³ + b³ की आइडेंटिटी, a + b a² + b² - a × b, यही होती है ना भाई। आइडेंटिटीज़ नहीं पता तो भाई याद कर लो, दिक्कत आएगी वरना, ठीक है। तो ये हमने काट दिया भाई, x + 1 कट रहा है ना, काट देते हैं। अब तो सीधी सीधी इंटीग्रेशन हो गई, x³/3 हो गई, x² की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, x की क्या हो जाएगी x²/2, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाइयों, log x + 1, है ना। लड्डू था क्वेश्चन, ख़त्म। यूँ मत सोचना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे नहीं पेपर में, अबे सब्जेक्टिव में दे देंगे इसको, ये थोड़ी है ऑब्जेक्टिव है तो दुनिया में हर जगह ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कैसे किया जाए। x⁻⁴ 9 है, 4x² + 1 होल पावर 6 है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो ये 9 पावर है ना, और ये 2 है और इसकी पावर 6 है, तो 12 हो गई, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे x की पावर 12 से डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 12 से। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने क्या किया, नीचे से x² कॉमन ले लिया, तो ये 4 + 1/x² रह गया। समझ गया क्या किया भाई, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, बस। चाहते तो x की पावर 12 से डिवाइड भी कर सकते थे, यहीं पे आ जाती बात, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है x की, उससे डिवाइड करते, बात यहीं आ जाती है। देखो कैसे, अभी दिखाऊंगा। अभी x की पावर 2 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, 6 पावर 2 × 6 कितनी हो जाएगी, पावर 12। न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, x⁻⁹ 9 नीचे x⁻⁴ 12, और ये 4 प्लस ये 1/x² है, इसको x की पावर -2 लिख देता हूँ, होल पावर 6, ठीक है। तो ये x की पावर 12 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 9 में से 12 माइनस करूँगा, कितनी रह जाएगी पावर, 3 -3, है ना। और ये 4 प्लस x⁻⁻t 2 होल पावर 6। अब अगर आप इसको ऊपर नीचे x की पावर 12 से डिवाइड करते यही आता, ठीक है। अब आप इसको t पुट कर दो, डेरिवेटिव ऊपर है, क्वेश्चन ख़त्म है भाई। तो पुट 4 प्लस x⁻⁻2 = t, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2 x⁻⁻3, ठीक है ना। तो x⁻⁻3 dx इज़ -dt/2। तो क्या हो गया अपना इंटीग्रल। अब ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे, -dt/2, -dt/2। इसकी जगह हमने t लिखना है तो t की पावर 6 हो जाएगी, है ना, t की पावर 6। तो ये -1/2 तो बाहर ही आ गया, ये हो गया t की पावर -6, कर दो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी, +1 करेंगे ना तो -5/-5 प्लस c, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10, t नीचे आ जाएगा, पावर +5 हो जाएगी, है ना। ये जो t है इसको नीचे ले आए, पावर +5 हो गई, चाहे तो ऊपर भी छोड़ सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। t की वैल्यू क्या है, ये है t की वैल्यू, है ना। तो 1/10 4 प्लस x⁻⁻2 होल पावर 5 प्लस c, तो यही होना चाहिए आंसर, देख लें 1/10, यही आंसर है ना। ये पावर -5 लिखी हुई है इसने, मतलब ये ऊपर ले गया, इसको इसने ऊपर ही रखा है, मतलब, है ना, एक ही बात है भैया। इसकी पावर 5 नज़र आ रही है तो इसको लिख देंगे 4 प्लस x⁻⁻2 होल पावर -5, है ना। और ये x की पावर -2 को उसने 1/x² लिखा हुआ है। वो आंसर आप किधर भी छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये तो ऑब्जेक्टिव है तो हम मैच करा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया भाई, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे भाई
ये है ई रेस टू दी पावर एक्स, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग लिख देंगे और 2x के नीचे अलग, है ना, कट जाएगा ना आराम से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और एक बार माइनस 2x के नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि इससे इसकी स्क्वायर कट जाएगी भाई, क्या रह जाएगा ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये फॉर्म पता होगी कि इंटीग्रेशन कभी भी करनी हो, EX हो, एक फंक्शन हो प्लस एक उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, EX इंटू FX प्लस C, ये आ जाता है। तो अगर बच्चों आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको दिखेगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका आंसर आ जाना चाहिए ये EX इंटू दिस फंक्शन। बट मैं कहूँगा डायरेक्ट मत लिखना, कुछ टीचर्स काट देते हैं क्योंकि वो इसको फॉर्मूला नहीं कहते, कहते हैं प्रॉपर क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करके दिखाऊं। तो प्रॉपर सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको आप EX को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है ना तो नंबर कटवाने को ही है, तो जिस तरीके से सारे टीचर्स खुश हों वो तरीका करो, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, EX को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, इन दोनों में इंटीग्रेशन करेंगे हम बाय पार्ट्स, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये कटेगा एज इट इज़, तो इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई लेट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ यानी ये एज इट इज़ इंटू EX की इंटीग्रेशन हमें पता है EX ही होती है, माइनस इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करना है, कुछ मेरे भाई बहन डेरिवेटिव भूल चुके हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी भी ऐसे दिखे आपको k/fx के ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे कोई भी वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे कर सकते हो, माइनस k/fx होल स्क्वायर इंटू f'(x), ठीक है। जैसे ये k/fx है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन है, कैसे करना है डेरिवेटिव, माइनस k/fx स्क्वायर यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू f'(x), यानी ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2x, सही है। तो ये हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड भी तो करेंगे, बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो वो EX ही होगी, है ना। और ये वाला जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, EX ई रेज टू द पावर x 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अभी नीचे से हटा देता हूँ डेरिवेटिव का फॉर्मूला भाई, जगह बना लेते हैं थोड़ी। तो ये आ गया ई रेज टू द पावर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, 2x इंटू ई रेज टू द पावर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये माइनस 2x इंटू EX/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, सेम आ गए दोनों फंक्शन, है ना। तो ये कट गए, बस ख़त्म, ये आ गया अपना आंसर और क्वेश्चन डन है भाई, ठीक है। ये आ गया ना, ये नहीं है, गलती से मार्क मत कर देना जल्दबाजी में। क्या आंसर है, हाँ यही है यार, यही तो है, सही है, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT में भी है, एग्जाम्पलर में भी है। NCERT में ये थीटा की जगह अल्फ़ा लिखा हुआ है, NCERT में भी है ये क्वेश्चन, देख लो एग्जाम्पलर में भी है, NCERT में है, तो भैया इंपॉर्टेंट ही है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये मत समझना मुश्किल ही होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थोड़ी मुश्किल ही होंगे भाई, सारे क्वेश्चन मुश्किल ही थोड़ी आएंगे CBSE के पेपर में। तो सबसे पहले तो देखो भाई, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए आपको, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वो लगा देते हैं यहाँ पे ऊपर। तो cos 2x को क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x -1, और इस cos 2 थीटा को भी क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और बाहर ऑलरेडी एक माइनस था तो +1 आ गया, ठीक है।
नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 और 1 तो कट गए, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, है ना। 2 कॉमन लूँगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर लगा दूंगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे है कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। कट गया, बढ़िया हो गया काम ये तो। नहीं काट देते हैं। अब क्वेश्चन तो हो गया लड्डू है, बट कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं, बताओ इसकी इंटीग्रेशन भी गलत लिखाते हैं, कुछ क्या काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं, ठीक है। तो ध्यान से करना भाई इंटीग्रेशन, एक छोटी सी गलती है इसमें जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। भाई कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कहते हैं, हमें पता है साइन एक्स होती है, लिख दो भाई, बढ़िया है, पता है तुम्हें तो। और कॉस थीटा की भी साइन थीटा लिख देते हैं, तो हो गया गलत। अरे भाई मेरे इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें एक्स कहाँ है ना। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे होती है, अगर आप 2 की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में करते हो तो 2x लिखते हो ना, तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो बस इसके साथ x लग जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x कॉस थीटा। अब छोटी छोटी बातें अपन नंबर कटते हैं भैया, फिर 100 का सपना अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा, ये आंसर आ गया भाई ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी इंटीग्रेशन ये है, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी इंटू दिस प्लस सी, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपको पता है ना भाई, हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स करते हैं तो क्या आती है, एफ एक्स प्लस सी, है ना। एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, एफ एक्स, यानी यहाँ जो फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए ये, है ना। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो कर दो भाई इसका डेरिवेटिव। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए, इसका भी डेरिवेटिव कर लो, बी कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस फंक्शन, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 4 ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स ही हो गया, और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, सिंपल है ना। तो ये जो डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल आना चाहिए, इसके, सी का तो 0 हो गया ना, तो 3 ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 4 ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू 4 ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, और ये बी इंटू 4 ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, नेगेटिव हो गया ना टर्म, ये बी से मल्टीप्लाई हो गई है, ये एलसीएम लेके ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जो ये सामने है वो है ही, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया भाई, मज़े हो गए, कट गया, है ना, सेम हो गया तो कट गया ये तो। इनको भैया मल्टीप्लाई कर लो, 4a ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 5a ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 4b ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 5b ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों को अगर आप देखो, ई रेस टू दी पावर एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 4a प्लस 4b, इन दोनों को देखो अगर तो ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 5a माइनस 5b इक्वल्स टू 3 ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। अब क्या करना है, बस कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स एंड ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, तो ई रेस टू दी पावर एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 3, और
ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 5 है माइनस 5b, और दूसरी वाली साइड में -5 है ना, दिख रहा है ना -5। तो 5 कॉमन, a माइनस बी इक्वल्स टू -5, ये काट देता हूँ 5 से 5 है ना, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई -1 प्लस बी, सही है ना, ये b उधर जाके ऐड हो गया। अब ये जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 4 इंटू -1 प्लस b प्लस 4b इक्वल्स टू 3, तो -4 प्लस 4b प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 8b इक्वल्स टू 7 हो गया, b आ गया 7/8, सही है। और ये जो b की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो a क्या आ जाएगा -1 प्लस 7/8 -1/8 आ गया, a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, ख़त्म। a -1/8 b 7/8, a हो गया आंसर, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई। देखो जो हमें प्रूव करना है, मतलब हमको जो आंसर निकालना है इसका, अगर आप देखो ऑप्शन से थोड़ा आइडिया हो रहा है, सब में ऑप्शन में लिमिट a और b है, मतलब c हटा हुआ है। तो कुछ नहीं करना आपको ना x को पुट कर देना है यहाँ पे t माइनस सी, ये पुट कर दिया हमने। क्या पुट कर दिया? t माइनस सी। तो उससे जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा? देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स, है ना, c का 0, तो dx इक्वल्स टू dt। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो हमारा इंटीग्रल था a प्लस सी बी प्लस सी एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह में, x की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ, x की जगह t माइनस सी लिख देता हूँ, t माइनस सी, ठीक है। और लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी फिर, क्या नहीं हो जाएगी? देखो इसके हिसाब से लिमिट भी तो चेंज होगी। भाई हमने x को क्या लिया है, t माइनस सी। अब आप ध्यान से देखो, x की ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक a प्लस सी, एक b प्लस सी, दो वैल्यूज़ है ना। एक x की वैल्यू है a प्लस सी, एक x की वैल्यू है b प्लस सी। तो जब देखो मैं x की वैल्यू a प्लस सी रख दूंगा यहाँ पे, तो मुझे t की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? t प्लस सी पुट करने में फ़ायदा दिख रहा है मेरे को, तो ये लग रहा है आंसर, है ना। ये पुट करके तो गलत आ रहा है, ये पुट करके सही आ रहा है, देख गया देखो कैसे। अगर मैं इसको t प्लस सी रख दूँ, तो जब मैं x की जगह a प्लस सी रखूँगा तो a प्लस सी इक्वल्स टू t प्लस सी आ जाएगा, है ना। c कट जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, t, मतलब t इक्वल टू a हो जाएगा, है ना। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, a, समझ गए ना। यहाँ से मेरे को t की वैल्यू मिल गई a, और जब मैं x की जगह रखूँगा b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू t प्लस सी, c फिर कट जाएगा, t की वैल्यू b आ जाएगी, तो अपर लिमिट हो गई b, और ये dt हो गया, सही है ना, ये आ गया। तो देखो ये b के इक्वल ही तो है, इतना तो आपको पता होगा ना, वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट सेम हो, a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, या a टू b एफ टी डी टी लिखा हो, डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होती है ना, वेरिएबल x और t को फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, आंसर सेम आएगा। तो ये और ये सेम हो गया। अच्छा मैंने तो x की जगह t प्लस सी लिखा है ना, प्लस तो लिख दो यहाँ पे। तो ये और ये क्या हो गए, ये वाला सॉरी, ये और ये सेम दिख रहा है ना, आंसर क्या हो गया, p, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, कह रहा है f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इसके इक्वल है, इन दोनों का सम a है, ये फाइंड करना है, करते हैं। लेट i इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि हम x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से, अगर लिमिट 0 से a दे रखी हो, होती है ना डेफिनेट में प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, दोनों x की जगह a माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। पता है ना कौन सी वाली भाई, 0 टू a, ऐसे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं।
ये डेफिनेट की प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, दोनों x की जगह a माइनस एक्स लिख दिया। चलो अब क्या करें, i इक्वल्स टू 0 टू a, देखो f ऑफ a माइनस एक्स और fx इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, fx लिख देता हूँ। और यहाँ से अगर आप देखो g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस जी एक्स है ना, क्या आ जाएगी, a माइनस जी एक्स, सही है ना। इसकी वैल्यू हमने ये निकाल के लिख दी a माइनस जी एक्स यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो i इक्वल्स टू 0 से a इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख लो इनको, 0 टू a डी एक्स, ये भी डी एक्स, इस एफ एक्स को मैंने अल्टरनेट दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रल में लिख लिया। ये देखो वापस ये i आ गया है ना, इसको i लिख देता हूँ। तो ये 0 टू a, ये जो है चाहे तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, एफ एक्स डी एक्स, और ये i हो गया, ठीक है। ये i इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2i, ये a 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो गई, a बाई 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, बस यही होगा आंसर, देख लेते हैं, a बाई 2 0 टू a एफ एक्स, बी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन ये है ना, यानी इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। यहाँ पे अपर लिमिट देखो वेरिएबल है y है ना, तो जो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y के टर्म्स में आएगा ना आंसर, समझ रहे हो, t की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो जब इसकी इंटीग्रेशन ये है x, यानी इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया y के रिस्पेक्ट में, यानी dx अपॉन dy, वो क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t की जगह क्या लिख दिया, y। समझ गया ना कहानी भाई। ये जो हमारा फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन है x, तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव ये फंक्शन होना चाहिए। अब x का डेरिवेटिव अगर मैं t के रिस्पेक्ट में लिखता तो यहाँ पे t आता, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे y रहेगा, बात ख़त्म, सही है ना। तो मैंने कह दिया कि इसका डेरिवेटिव ये है, बस। अब हमारे पास dx अपॉन dy आ गया, तो दोनों साइड क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव है ना, 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 18y इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये 2 से 18 को काट दिया, 9 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस 9y स्क्वायर, सही है। अच्छा ये y भी तो लिखा है, ये भी तो लिखना है, सही है ना। ये हो गया 9y, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये लिख दिया, बाकी सब तो सेम ही है, तो इससे काट दिया, कितना आ गया 9y, और ये हमें कितना इक्वल दे रखा है किसके, ay के, यानी ay इक्वल्स टू 9y हो गया, तो y और y कट गए, a कितना आ गया 9, ख़त्म क्वेश्चन, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, x साइन पाई x, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन -2 से +2 तक करनी है ना, -2 से +2, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी -a से a, कभी भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट 0 करके बाहर 2 लगा देते हैं, है ना। कब, इफ़ एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, इफ़ एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, पढ़ी है प्रॉपर्टी है, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो भाई, ठीक है।
कभी भी -a से a तक इंटीग्रेशन करनी हो, देखो -2 से 2 तक किसी भी फंक्शन की, क्या करते हैं, लोअर लिमिट को 0 करके बाहर 2 लगा देते हैं। अगर f(x) जो है वो एक इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम x की जगह -x डालते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। f(-x) और f(x) बराबर हो तो उसे इवन फंक्शन कहते हैं ना। तो क्योंकि ये मॉड है तो मॉड में तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा भाई। एक बात बताओ, आपका जो फंक्शन है ये क्या है, मॉड ऑफ x cos πx। अब आप इसमें x की जगह -x रखोगे, ये -x रखा, इधर भी -x रखा, तो ये तो मॉड है, पॉजिटिव ही आएगा। तो सेम ही आएंगे ना दोनों। cos की जगह साइन कैसे लिख दिया मैंने, सेम ही आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमको दिख रहा है f(x) और f(-x) क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी ये इवन फंक्शन है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, लोअर लिमिट को 0 करके बाहर 2 लगा देंगे, ठीक है ना, कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करा, सबसे पहला काम तो हमने ये जो -2 से 2 x cos πx था, इसकी लोअर लिमिट को कर दिया 0, बाहर 2 लगा दिया, ऊपर 2 एज इट इज़, ये मॉड x cos πx, ठीक है। अब हमारा काम है इसको रीडिफाइन करना, अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक करके इंटीग्रेट करना। रीडिफाइन करने के लिए इसकी ज़ीरोस चाहिए हमें, ठीक है, निकालते हैं। तो इस फंक्शन को 0 के इक्वल एज्यूम करते हैं इसकी ज़ीरोस निकालने के लिए, x cos πx = 0, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट कब 0 होता है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 है ना। तो या तो x = 0 हो या फिर cos πx = 0 हो, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू हमें 0 मिल गई, और भी वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ से cos πx = 0 मिल रहा है। अब कुछ मेरे समझदार भाई बहन क्या करते हैं, वो कहते हैं cos जो है वो 0 90 डिग्री पे होता है, तो ये जो एंगल है πx ये होना चाहिए π/2 के इक्वल, पाई से पाई काट के x की वैल्यू हाफ लिख देते हैं। तो ये सही है मगर अधूरा आंसर है भाई। ये कैसा आंसर है, अधूरा। और भी आंसर आएंगे। क्या cos सिर्फ 90 डिग्री पे 0 होता है भैया, cos तो इनफाइनाइट एंगल्स पे 0 होता है। बहुत सारे ऐसे एंगल है जहाँ पे cos थीटा क्या होता है 0। अब वो सारे तो हम लिख नहीं सकते है ना। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने जनरल सोल्यूशन पढ़ा नहीं है, सिलेबस से कट गया था। आपकी तो कोई गलती नहीं है, CBSE की गलती है ना। तो कभी भी आपको cos थीटा = 0 गिवन हो तो आप थीटा की वैल्यू π/2 मत लिखना भाई। एक आंसर है बस ये, ठीक है, एक ही आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो एक ऑप्शन हो तो मार्क कर देना, पर वैसे सही आंसर जो है वो क्या होगा, आप लिखोगे थीटा = 2n+1 × π/2 कि भैया cos 0 कब होता है, π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसे करते करते इन सभी पे cos की वैल्यू 0 होती है। -π/2, -3π/2, इन सभी एंगल्स पे cos क्या होता है 0। तो सारे तो हम लिख नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसे एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो हमारा एंगल है πx ये इसके इक्वल होना चाहिए। πx = 2n+1 × π/2, सही है। वेयर n कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो पाई से पाई तो कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n+1/2, ठीक है। अब हमें जो इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है 0 से 2 तक। तो इसके बीच में जो जो इंटीजर्स लाई करेंगे वो सभी लेने हैं हमने, है ना। तो अब देखो भाई, -2 से 2, सॉरी 0 से 2 करनी है हमें, है ना, 0 से 2। तो 0 से 2 मार्क कर लेते हैं, 0 से 2। उसके बीच में एक 0 मिली क्या हमें, कोई अभी तक 0 तो यही है ना। इधर से देखते हैं, n को इंटीजर पुट करना है ना, और 0 से 2 के बीच में तो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे बस। तो n को जब मैं यहाँ 0 डाल दूँ तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। तो एक वैल्यू तो आ गई 1/2। मैं n को यहाँ पे अगर डाल दूँ 1 तो कितना आ जाएगा, 3/2, एक और वैल्यू मिल गई। अगर मैं n को यहाँ पे 2 डाल दूँ तो 5/2 आएगा, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं लेंगे। तो ये 2 ज़ीरोज़ मेरे को मिल गई इस इंटरवल के बीच में, ठीक है। ऐसे अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे आपका मन नहीं कर रहा तो आपको पता है ना cos πx जो है वो 0 है। तो आप क्या कहोगे,
कि भैया कॉस कब कब ज़ीरो होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ दोगे कि हमें पता है कॉस इन सभी एंगल्स पे ज़ीरो होता है। तो जब ये पाई को यहाँ ले जाके डिवाइड करूँगा, पाई तो कट जाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। तो मेरे को चाहिए 0 से 2 के बीच में, तो इसलिए ये वाली दो वैल्यूज़ मैंने उठा ली, बाकी छोड़ दी। नेगेटिव वाली भी होंगी, वो मैंने लिखी नहीं क्योंकि मेरे को तो 0 से 2 चाहिए थी ना। तो ऐसे कर सकते हो अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो फ़िलहाल हमने क्या करा, ये 3 इंटरवल्स हमें देख रहे हैं। अब हम इसमें इसको रीडिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आप देखो x इंटू कॉस पाई एक्स, 0 से 2 तक x तो पॉजिटिव ही है, हर वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो अब ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सारा बोझ किसके कंधों पे आ गया, कॉस के कंधों पे आ गया। तो 0 से हाफ तक कॉस कैसा होगा, देखो अब इस एंगल को देखो, अगर एंगल में आप x की जगह 0 से हाफ तक रखोगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 0 से π/2, है ना। x की वैल्यू 0 से हाफ रखोगे तो 0 से π/2, यानी पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। यानी मुझे दिखा इस इंटरवल में 0 से π/2 में मेरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। हाफ से 3/2 तक देखूँगा तो बताया ना, ये तो पॉजिटिव ही है क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यूज़ है सारी। इस पे देखेंगे तो ये हमारा एंगल है, इसमें मैं हाफ से 3/2 तक देखूँ, अगर हाफ डालूंगा तो π/2, 3/2 डालूंगा तो 3π/2। ये आपको क्या दिख रहा है, π/2 से 3π/2, यानी दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट दोनों में ही कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो फंक्शन की वैल्यू हो गई नेगेटिव। ऐसे ही 3/2 से 2 तक देखूंगा, यहाँ पे रखूँगा, एंगल बनेगा 3π/2 से 2π, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें कॉस होता है पॉजिटिव। तो मेरे को क्या पता लग गया कि मेरा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। इन सभी में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, है ना। तो कैसे होगी इंटीग्रेशन, ये जो 2 है वो तो रहेगा ही बाहर। इंटीग्रेशन एक होगी 0 से हाफ, एक होगी हाफ से 3/2 और एक होगी 3/2 से 2, ठीक है ना। 3 अलग अलग पार्ट्स में इंटीग्रेशन की जाएगी। पहले में क्या आएगा, पहले में इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है ना, तो एज इट इज़ आ जाएगा x cos पाई एक्स। दूसरे इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव है ना, दिख रहा है नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, एक माइनस का साइन लगाएगा पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो जाएगा -x cos पाई एक्स। इस वाले में पॉजिटिव है, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हमने ये तीनों इंटीग्रेशन करनी है, बस तीनों अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है, उसमें लिमिट डालनी है। अब उसके लिए क्या है, तीनों इंटीग्रेशन सेम है तो पहले आप अलग से कर लो एक की इंटीग्रेशन, फिर सीधा वैल्यूज़ पुट कर देना, है ना। 3 बार बार सेम इंटीग्रेशन थोड़ी करोगे, तो अलग से क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन करके रख लो पहले, किसकी, x cos पाई एक्स की, क्योंकि सब में यही है। तो x cos पाई एक्स की इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। ये फंक्शन फर्स्ट और ये सेकंड है ना। तो फर्स्ट एज इट इज़ x एज इट इज़, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन पाई एक्स, नीचे इसका डेरिवेटिव एंगल का पाई है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 और कॉस की इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन पाई। तो ये आ गया x साइन पाई एक्स अपॉन पाई। फिर से साइन की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस कॉस हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉस पाई एक्स। एक पाई नीचे से पहले ही है, एक इसका डेरिवेटिव और आएगा इंटीग्रेशन करते टाइम, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हमारी x cos पाई एक्स की इंटीग्रेशन आ गई। ये तो मैंने इनडेफिनेट लिखी थी ना, इसलिए c लिख दिया। अब आप ये इंटीग्रेशन जब तीनों जगह पुट करोगे, आप c नहीं लिखोगे ना, डेफिनेट में कर रहे हैं हम। तो यानी जो हमारा i हो जाएगा, जो हमारा इंटीग्रल था वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पहली इंटीग्रेशन हमारी ये करनी है ना 0 से हाफ, ये फंक्शन लिखेंगे x साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से हाफ। फिर दूसरा ये है, माइनस का साइन है, बाहर कर देता हूँ, x साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, हाफ से 3/2 और ये प्लस x
साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर 3/2 से 2। ठीक है भाइयों, ये हमने तीनों इंटीग्रेशन लिख दी, उनकी लिमिट्स लिख दी जो भी थी। अब ये लिमिट हमने पुट करनी है, इसमें करना शुरू करें भाई। लिमिट पुट करते हैं तो देखते हैं भाई। देखो पहले इसमें हम अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह हाफ लिखूंगा, लिख देता हूँ। ठीक है, इधर हाफ लिखूंगा, साइन पाई/2 हो जाएगा। साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है और नीचे पाई है ही, तो 1/पाई प्लस इसमें हाफ डालेंगे, कॉस पाई/2 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट डालनी है तो ये भाई देखो लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है ना, 0 डालेंगे तो साइन 0 0 हो गया और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1/पाई² आ जाएगा ना। और लोअर लिमिट डाल रहे हैं तो माइनस लगाएंगे तो -1/पाई²। ठीक है, लिमिट तसल्ली से पुट करना भाई वरना दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस वाले में अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे 3/2 रखूँगा। साइन 3 पाई/2 क्या हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे 3/2 डालेंगे तो -1 इंटू 3/2 इज़ -3/2, तो -3/2 पाई हो गया। ठीक है, और इसमें डालेंगे 3/2 कॉस 3 पाई/2 क्या हो जाता है 0, ख़त्म। ठीक है, फिर माइनस, अब क्या करेंगे लोअर लिमिट डालेंगे तो हाफ यहाँ पे डालूँगा, साइन 91 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। हाफ इंटू 1 इज़ हाफ, नीचे पाई है तो हो गया 1/2 पाई। ठीक है, और 1/2 इसमें डालूंगा तो cos पाई/2 तो 0 ही होता है, ख़त्म। ठीक है ना, तो ये तो डेड हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें 2 डालेंगे, साइन 2 पाई क्या होता है 0, पाई के सभी मल्टीपल्स पे साइन 0 होता है तो ये 0 हो गया। इसमें 2 डालेंगे तो cos 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई -1 होता है तो ये 0 और ये -1, तो ये आ गया कितना 0 -1/पाई²। अब इसमें लोअर लिमिट भी तो डालनी है ना, माइनस करके डाल देते हैं। माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 फिर से क्या हो गया -1 और ये 3/2, 3/2 इंटू -1 इज़ -3/2, तो -3/2, नीचे पाई तो है ही, इसमें 3/2 डालेंगे तो cos 3 पाई/2 क्या है 0। चलो, तो ये हमने सारी लिमिट्स पुट कर दी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ कट पिट रहा है क्या, कहीं पे भी कुछ भी कट पिट रहा हो तो मज़ा आ जाएगा। ये पाई² वाला ठीक डाला है, एक बार चेक कर ले। क्या करा था हमने, इसमें लिमिट पुट की थी हाफ, ये इधर से आया है ना 2 पाई इसमें पुट किया तो -हाफ। यार ये 1/पाई² कट जाने चाहिए थे, देखें क्या कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, मिल गई गलती, ये 2 यहाँ पे डाला था तो cos 2 पाई -1 थोड़ी होता है, +1 होता है ना cos 2 पाई। हाँ, 2 पाई पे +1 होता है। तो 1/पाई² तो कट गए भाई। बाकी सब जो बच गए इनको देख लेते हैं ना। ये वाला 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब जगह नहीं है लिखने की तो यहाँ ये हटा रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ से देख देख के लिखता रहूँ। पेज अगले पे जाऊँगा तो पीछे से देख देख के लिखना पड़ेगा, स्यापा हो जाएगा। आप वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। तो हमने क्या किया, इस वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/पाई। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 3/पाई। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, इससे 2 कट जाएगा है ना, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आ गया 1/पाई। इस 2 को इससे करा मल्टीप्लाई, ये भी 2 कट जाएगा 3/पाई। सारे ऐड हो रहे हैं ना, क्या आ गया 8/पाई। ये आ गया जी आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर में भी है, सुपर इजी क्वेश्चन है। ये जो 6 है ये x में पावर में आ जाएगा यहाँ पे, है ना, लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी। ये 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पावर में आ जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होती है, कौन सी, log m⁴n इज इक्वल्स टू n log m, है ना। ये पढ़ी होगी आपने कि ये जो n है पावर जो है वो आगे आ जाती है,
तो ऐसे वापस भी तो चली जाएगी, है कि नहीं। तो ये 6 जो है यहाँ x की पावर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर log x रेज टू दी पावर 6, ये log x रेज टू दी पावर 5, सेम नीचे log x रेज टू दी पावर 4, और ये log x क्यूब। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और है भाई, log की एक प्रॉपर्टी और है कि e रेज टू दी पावर log k जो है वो k के इक्वल होता है। e रेज टू दी पावर log k क्या होता है, k। तो ये जो है लिखा है ना e रेज टू दी पावर log k, इसको आप k समझ लो। तो वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा x रेज टू दी पावर 6, ये x रेज टू दी पावर 5, ये x रेज टू दी पावर 4, और ये x क्यूब। ऊपर से हमें दिख रहा है x रेज टू दी पावर 5 कॉमन है, नीचे से x क्यूब कॉमन है, x माइनस वन तो कट जाएगा, है ना। और ये क्या रह जाएगा भाइयों, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, लड्डू हो गया ना क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें a गिवन है और इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो a गिवन है इसी को लेते हैं, देखते हैं क्या है। 0 to 1 e रेज टू दी पावर t इंटू 1/1 प्लस t dt। ठीक है, इस वाले इंटीग्रल को ऐसे लिख सकता हूँ ना, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, a। अब देखो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता तो इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है सेकंड एज्यूम करेंगे और ये वाला फर्स्ट। आए लेट पढ़ा होगा आपने, अलजेब्रा फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, तो पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी 1/1 प्लस टी एज इट इज़ इनटू सेकंड वाले की इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस टी होल स्क्वायर, यही होगा ना इसका डेरिवेटिव, इनटू इसकी इंटीग्रेशन जो कि e रेज टू दी पावर टी ही हो जाएगी dt। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, फिर एक इंटीग्रेशन करनी है किसकी, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपको बाय पार्ट्स नहीं आता है तो भाई सीख लो, प्लेलिस्ट का लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, तो अब ये इंटीग्रेशन हमारी हो गई है, डेफिनेट थी तो लिमिट भी लगा देते हैं 0 से 1। अब इसमें देखो 1 पुट करेंगे हम t की जगह, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर 1 और ये हो जाएगा 2। तो आ गया e रेज टू दी पावर 1 यानी e/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, है ना। तो 1/1 ही हो गया, वो तो 1 हो गया। ये माइनस का साइन बाहर आ गया, प्लस हो गया। 0 to 1 e रेज टू दी पावर t अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर dt। ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ये इज इक्वल्स टू a। अब देखो इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में यही तो पूछा था हमसे, तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, है ना, आ गया आंसर। ये दोनों उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 0 to 1 e रेज टू दी पावर t अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू a माइनस e/2 प्लस 1। सही है ना, a माइनस e/2 प्लस 1 b हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा जुगाड़ लगना है इसमें और कुछ नहीं है। क्या किया हमने, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में है, एज इट इज़ लिख दिया। ये जो x की पावर 4 है ना नीचे, इसको क्या किया, एक x और एक x क्यूब, दो पार्ट्स में ऐसे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, पावर्स ऐड होके वापस 4 ही तो हो जाएगी। ये जो x है अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना भाई। स्क्वायर रूट से बाहर आके वापस x ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1/x क्यूब तो है ही। अब इसको क्या करूँगा, 1 के नीचे अलग, एक्स स्क्वायर के नीचे अलग, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x क्यूब। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको टी पुट कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव बाहर है, देखो
हमने 1/x² + 1 को क्या किया, टी पुट कर दिया। तो इसको टी पुट किया, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x³ है ना, 1 का तो 0 होता ही है, और टी का क्या हो गया dt/dx। तो ये 1/x³ इंटू dx क्या हो जाएगा -dt/2। ठीक है ना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, dx ऊपर और ये -2 यहाँ पे नीचे। तो अब ये देखो 1/x³ dx है, ये रहा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा -dt/2। क्या आ जाएगा -dt/2, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा t, तो ये √t हो गया। तो -½ तो बाहर ही आ गया, और ये t की पावर ½ है, t की पावर ½ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी t⁻³ + c, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया -1/3। t की वैल्यू डाल दो, क्या है t, ये है ना, t की वैल्यू डाल दी भैया 1/x² + 1 होल पावर 3/2 + c। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे भैया, -1/3 ये x² एलसीएम आ गया, ठीक है, होल पावर 3/2 है। अब ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, न्यूमरेटर में अलग लिख दी, और डिनोमिनेटर में जब मैं x² की पावर 3/2 करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा x³। तो इतना करके छोड़ दोगे तो बढ़िया ही हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट ये कर दोगे तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है ना, डन हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम्पलर में भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ खास नहीं है इसमें, कोई फॉर्म कुछ सब्सटीट्यूशन कुछ नहीं होगा, बेसिक मैथ्स। cos 2x है, ये cos x है, ये भी cos x है, तो सभी को एंगल अगर x होता तो हमें इजी रहता करने में, है ना। तो ये cos 2x की हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, हाफ एंगल वाली, 2 cos² x - 1 होती है ना, cos 2a की आइडेंटिटी होती है 2 cos² a - 1। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा फंक्शन है cos x की टर्म्स में है, तो अब शायद इजीली हम कर पाएंगे। तो ये क्या दिख रहा है हमें, -2 cos² x + cos x + 1, सही है ना, नीचे 1 - cos x। ठीक है, अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, तो इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर लो, फैक्टराइज करोगे ना, ये कट जाएगा डिनोमिनेटर में जो है, तो मिड टर्म स्प्लिट करनी तो आती होगी, है ना। प्रोडक्ट हमें -2 चाहिए, तो इसको 2 cos x - cos x में ब्रेक कर सकते हैं हम, सही है ना भाई। 2 cos x और -cos x का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी -2 cos² x। अगर आपको ऐसे दिक्कत लगती है मिड टर्म स्प्लिट करने में, cos x लिखा हुआ है, डर लग रहा है, तो आप क्या करो, सभी cos x को y लिख लो थोड़ी देर के लिए, cos x को y लिख लो, तो ये आ जाएगा -2y² + y + 1। अब कर लो मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो ये हमने करी है भैया मिड टर्म स्प्लिट। अब देखते कॉमन शॉमन क्या आ रहा है, -2 cos x कॉमन आ रहा है, ये क्या रह गया cos x - 1, ये -1 कॉमन, ये भी हो गया cos x - 1, सही है। नीचे से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी cos x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये cos x - 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा बाहर, cos x - 1, ठीक है। अंदर क्या रह गया, ये -2 cos x - 1, -2 cos x - 1, और नीचे क्या है -cos x - 1। तो ये कट गए, देखो cos x - 1, सही है। और ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या यूँ समझ लो, इसमें से माइनस कॉमन लेके इससे काट दूंगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर सिंपली रह जाएगा 2 cos x + 1। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर देगा, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, 1 की हो गई x, है ना, +c, ख़त्म। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल। और भाइयों अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। अब बन गया ना पक्का यूट्यूबर, ऐसे ही बोलते हैं एंड में, है ना। चलो बाय, टेक केयर।